प्रिय विद्यार्थियों, आज इतिहास की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास विषय के अंदर जो अपनी 12th क्लास की जो किताब चलती है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है भारत का वैभवपूर्ण, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन जैसे आज हम पहला चैप्टर शुरू करें तो इसमें जो इजी पॉइंट है उनको पहले आप पढ़ेंगे, जिससे हमें क्या आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला पार्ट है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है अपना भारतीय संस्कृति का विस्तार। यह पहला टॉपिक हो गया। इसके अलावा अपना दूसरा टॉपिक होगा जो आज में चर्चा का विषय रहेगा। 2 नंबर पे अपना आएगा प्राचीन भारत की नाविक शक्ति। प्राचीन समय में हमारी नाविक शक्ति कैसी थी उसके बारे में से वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा हमारा आज का, वो होगा हमारा वंशावली लेखन। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं, जैसे चौथा शैल चित्रकला। इसके अलावा हमारे वैदिक सभ्यता के 2-4 टॉपिक हैं, जैसे वैदिक युग था उसके अंदर 2-4 व्यवस्थाएं चलती थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनको मैं एक साथ ही लिख रहा हूं। उसमें आ जाएगा जैसे अपने पोशाक, आश्रम। इसके अलावा अपने पास आ जाएंगे पोशाक हो गया, आश्रम हो गया, ऋण व्यवस्था हो गई। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में। बाकी को मैं साफ कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो भारतीय संस्कृति हमने पहले की किताबों में या पिछली क्लासों में पढ़ा है कि भारतीय संस्कृति का काफी महत्व था। संपूर्ण विदेश, अपने देश में ही लगभग आस पड़ोस के या समूची दुनिया में भारतीय संस्कृति का विस्तार फैला हुआ था। ये संस्कृति का विस्तार हम लोगों ने ना किसी ऐसा मानो कि हमने युद्ध का सहारा लेकर नहीं फैलाई है। इस संस्कृति का विस्तार हमने हमारा ज्ञान था, हमारे उद्योग धंधे थे या हमारा जो भी चिंतन की विषय वस्तु थी, उनके आधार पर हमने इस संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब भारत के बारे में हमें पता चलता है कि भारत प्राचीन समय में इसको विश्व गुरु का दर्जा प्रदान था, क्योंकि विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल थे, जिसमें तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया। हालांकि ये स्कूल हमारे 12वीं सदी के बाद में खत्म हो चुके थे, उसके बाद में हमारी शिक्षा का स्तर गिर चुका था। ठीक है, अब भारतीय संस्कृति के विस्तार के बारे में पता चलता है, जिसके हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हैं कि भारतीय संस्कृति का विस्तार चीन, अमेरिका, ठीक है, दक्षिण पूर्वी देश हैं जितने भी दक्षिण पूर्व जो इधर समुद्र की साइड में, जो अपने बंगाल की खाड़ी के नीचे की तरफ जो जावा, सुमात्रा, मलाया, मलेशिया, वो सारे देश हैं, वहां भी उनका विस्तार था। इसके अलावा ऊपर रूस हो गया, इन आदि क्षेत्रों तक भारतीय संस्कृति का विस्तार था। ठीक है, फिर हमारे कुछ ग्रंथ हैं, उनमें भी लिखा हुआ है, जैसे ग्रंथ था अपना अग्नि पुराण। कौन सा ग्रंथ था? अग्नि पुराण। इस अग्नि पुराण में भारत के लिए, जो भारत अपना देश है, उस भारत के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, वो था जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। इस भारत के लिए जम्बू द्वीप और इस भारत की मुख्य भूमि, जैसे अपना, ऐसे मानो कि ये अपना भारतीय प्रदेश है, इसके लिए पूरा नाम था जम्बू द्वीप। और इस भारत की मुख्य भूमि से अलग ये जो बीच में समुद्र आ जाता है, जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इस समुद्र के पार जो प्रदेश थे, छोटे छोटे 9 ऐसे प्रदेश थे,
ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे 9 प्रदेश थे, इनको इसी अग्नि पुराण में कहा गया है दीपांतर। कक्षाओं में काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि दीपांतर किसे कहते हैं, तो उसके लिए अपना सीधा उत्तर होगा कि भारत की मुख्य भूमि से अलग समुद्र के पार के जो छोटे छोटे देश थे या छोटे प्रदेश थे उनको दीपांतर कहा जाता था, और ये संख्या के अंदर कितने थे? 9 थे। ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गई। अब इस बात से हमें पता चलता है कि आज का जो ये सुमात्रा है, जावा, इंडोनेशिया, बोर्निया है, इन सभी देशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार यहाँ पर व्यापक रूप से फैला हुआ था। ठीक है, एक साक्ष्य हमें ये प्राप्त हो गया। अब दूसरी चीज आप देखिए, हमारे ग्रंथों में या जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके आधार पर हमें पता चल जाता है आसानी से कि कहाँ कहाँ पर भारतीय संस्कृति का विस्तार था। जैसे एक साक्ष्य प्राप्त होता है, जैसे चीन की दीवार, आपने नाम सुना होगा, चीन की दीवार। ठीक है, इस चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा के अंदर एक लेख लिखा गया है कि हे प्रभु, यक्षों के द्वारा हमारी रक्षा की जाए। ठीक है, ऐसा संस्कृत भाषा में एक लेख लिखा हुआ है। तो संस्कृत भाषा अमूमन भारतीय क्षेत्र में बोली जाती थी, भारतीय लोगों के द्वारा बोली जाती थी। चीन के अंदर मदारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर अगर संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि भारतीय लोग वहां गए होंगे। ठीक है, भारतीय लोग वहां पर कारीगर के तौर पे गए होंगे, लेकिन गए होंगे वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा होगा, वो साक्ष्य के तौर पर वहां पर मौजूद है। ठीक है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि वहां पर भी भारतीय संस्कृति के कुछ लोग विद्यमान थे और उन्होंने इस संस्कृत भाषा का वहां पर प्रयोग किया। पहला साक्ष्य ये प्राप्त हो जाता है। फिर कुछ ऐसे पाश्चात्य विद्वान हैं, उनके कोटेशन या उन्होंने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कुछ कोटेशन लिखे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो ये सिद्ध करते हैं कि भारतीय संस्कृति प्राचीन समय में काफी वैभवशाली थी। जैसे पहला कोटेशन आ जाएगा अपना म्यूर का। म्यूर नामक एक पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने कहा है कि अगर मानव या प्राणी का उद्भव सबसे पहले कहीं हुआ होगा तो वो शायद भारतीय प्रदेश में ही हुआ होगा। कहां पर हुआ होगा? भारतीय प्रदेश में ही हुआ होगा। इसके अलावा दूसरे और एक कर्नल वॉलकॉट, उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि अगर मानव सभ्यता या संस्कृति का उद्भव अगर कहीं हुआ है तो वो शायद भारतीय प्रदेश ही सबसे पहला प्रदेश होगा जहां पर मानव संस्कृति या सभ्यता का उद्भव हुआ है। इसके अलावा वाल्टेयर नामक जो फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने भी जब उनको फ्रांसीसी विद्वान वाल्टेयर को यहाँ पर ऋग्वेद की प्रति भेंट की गई तो उन्होंने उस प्रति को पढ़ा और उस प्रति को पढ़ने के बाद में उन्होंने जो अपने विचार उसके लिए लिखे कि इस अमूल्य धरोहर के लिए पाश्चात्य जगत हमेशा भारत का ऋणी रहेगा। वो ऋग्वेद की प्रति उनको इतनी अमूल्य लगी कि उन्होंने उनके बारे में ये बड़े बड़े कथन कहे। अब अगले एक विद्वान आते हैं जो काफी फेमस भी थे, जिनका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि दुनिया में किस देश के मनुष्यों की बुद्धि चरम सीमा तक पहुंच गई थी, कि उनकी बुद्धि का विकास अत्यंत चरम सीमा तक हो चुका था, तो मैं निस्वार्थ रूप से एक ही बात कहूंगा कि वो देश है भारत। उनका कोटेशन था कि मुझसे अगर ऐसा पूछा जाए कि किस देश के व्यक्तियों की बुद्धि चरम सीमा तक उसका विकास हो चुका था, तो मैं निस्वार्थ से 3 बार दोहराऊंगा, हिंदुस्तान या भारत। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने और भी कोई बात बताई कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। मैक्स मूलर के अनुसार उन्होंने बताया कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो है अपना पेरू देश, जानते हो आप, दक्षिण अमेरिकी या लेटिन अमेरिकी देश है। इस पेरू देश के निवासी अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। कौन से मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे। ठीक है, अपने आप ही एक सूर्यवंशी वंश था, जानते हो। जैसे अपने अयोध्या के राजा राम सूर्यवंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये पेरू देश के निवासी अपने आप को सूर्यवंशी मानते हुए अयोध्या के राजा राम के अपना पूर्वज मानते थे या इससे अपने वंश को संबंधित करते थे। और मैक्स मूलर के अनुसार कहा गया है कि वो सूर्यवंशी मानते हुए आज भी वहां पर राम जन्मोत्सव और सीता जन्मोत्सव
जन्मोत्सव जैसे त्योहारों का वो वहां पर आयोजन करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे खत्म हो गए। अब दो चार चीजें और हैं, उनसे भी हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ था। जैसे अपन अभी मैंने बताया था कि जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया ऐसे देश थे। तो ये हुआ जैसे कि देखो, आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भारत के अंदर जब आर्यों का आगमन हुआ, हालांकि मेरा मानना है और अभी जो वापस जो यहाँ पर रिसर्च हुई उसके अनुसार पता चला है कि आर्य यहाँ के ही मूल निवासी थे, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा उसमें बताया गया है कि आर्य बाहर से आए थे, जिसमें मध्य एशिया उनका मूल स्थान माना जाता है कि वहां से आर्य आए थे और वहां आर्य आकर उन्होंने यहाँ से पहले निवास करने वाली एक मौर्य सभ्यता थी सिंधु घाटी, उसको यहाँ पर नष्ट किया और उसके स्थान पर उन्होंने एक ग्रामीण संस्कृति को जन्म दिया जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। अब आर्य कोई जाति नहीं थी। आर्य का अर्थ होता था कि श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता था श्रेष्ठ। तो जो यहाँ पर आए उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको सभ्य बनाया जाए, उनको श्रेष्ठ बनाया जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार किया। संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात उनके मन में जिज्ञासा हुई। मुख्य भूमि थी, जहां पर जा सकते थे वहां पर पहुंचे, लेकिन जहां पर पानी आ गया, ठीक है, अब वो सोचते थे कि इसके आगे कैसे जाएं, ठीक है, इस क्षेत्र को कैसे जीते। उनके मन में हमेशा से ये जिज्ञासा रहती थी कि इस समुद्र के पार, इस पानी के पार आगे भी क्या कोई जनजीवन है, आगे मुख्य भूमि है या नहीं, इसका वो हमेशा से पता लगाना चाहते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी नौकाओं का निर्माण किया और नौकाओं का निर्माण करके इस समुद्र को पार कर दिया। जो ये इधर भी समुद्र था, इधर भी हमारे समुद्र सागर था, जिसको पार करके जो यहाँ पर छोटे छोटे जो द्वीप थे जिनको देश कहा जा सकता है, उन पर अधिकार किया, वहाँ के लोगों को शिक्षित किया, उन्हें सभ्य बनाया और वहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। जिसका हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ के एक कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने, किसने, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने फुनान संस्कृति का उद्भव किया। ये फुनान गए और फुनान जाकर वहां पर उन्होंने भारतीय संस्कृति का विस्तार किया। कंबू ने कंबोडिया जाकर भारतीय संस्कृति का विस्तार किया, ठीक है। इसके अलावा और भारतीय शासक थे जिन्होंने जो अपने सुमात्रा के अंदर श्री विजय साम्राज्य की स्थापना की। तो इन तथ्यों से या इन साक्ष्यों से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का प्राचीन समय में काफी सुदूर विश्व तक प्रचार प्रसार था। और एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये सब हमने सैनिक शक्ति के दम पर अपने आप को ये स्थापित नहीं किया था। ये सब हमने हमारे सांस्कृतिक वैभव, हमारे ज्ञान के आधार पर हमने अपनी संस्कृति का इस प्रकार से विस्तार किया था। तो ये अपना पहला टॉपिक हो गया, भारतीय संस्कृति का विस्तार। फिर से एक बार समझ लीजिए, भारत के अंदर निवास करने वाले लोग जो आर्य कहलाते थे, ठीक है, उन आर्यों के मन में हमेशा से ये जिज्ञासा रहती थी कि समुद्र के पार रहने वाले प्रदेश या समुद्र के पार क्या है, ऐसे क्या विषय वस्तु है, वो उसे जानना चाहते थे, ठीक है। और उनका मुख्य लक्ष्य था लोगों को सभ्य व श्रेष्ठ बनाना, ठीक है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए व लोगों को सभ्य व श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का विस्तार करना शुरू किया, जिसके साक्ष्य हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर या ग्रंथों के आधार पर जिसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते रहते हैं। पहला साक्ष्य अभी मैंने बताया कि चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में एक लेख लिखा हुआ है कि यक्षों के द्वारा हमारी रक्षा की जाए। इससे पता चलता है कि चीन में भारतीय संस्कृति का विस्तार था। दूसरा, जो द्वीपांतर प्रदेश, अभी मैंने बताया कि भारत की मुख्य भूमि से अलग जो 9 द्वीप थे, उन 9 द्वीपों को द्वीपांतर कहा जाता था, या सीधी बात में कह सकते हैं समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था, जो संख्या में 9 थे। वहां भी भारतीय संस्कृति का विस्तार था, जिसमें कौंडिन्य ने फुनान, कंबू ने कंबोडिया और जावा और सुमात्रा में श्री विजय साम्राज्य की स्थापना ने भारतीय संस्कृति का विस्तार किया, ठीक है। इसके अलावा कुछ विद्वान थे जिनके अनुसार वाल्तेर ने कहा, जब वाल्तेर को ऋग्वेद की कॉपी प्रदान की गई थी तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अमूल्य वस्तु है जिसके लिए पश्चिमी जगत हमेशा बात का ऋणी रहेगा। इसके अलावा दूसरा आ जाता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने भारतीय लोगों की प्रशंसा की और उसने ये भी बताया कि दक्षिण भारत का एक देश है पेरू, वहाँ के लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं और आज भी राम जन्मोत्सव और सीता जन्मोत्सव जैसे त्योहार का वो वहाँ पर आयोजन करते हैं, ठीक है।
ये अपना पहला टॉपिक हो गया भारतीय संस्कृति का विस्तार। अब अपना दूसरा टॉपिक है दूसरा टॉपिक ले लेते हैं अपन वंशावली। नाम से पता चलता है वंशावली मतलब किसी वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ। जैसे आप सपोज करो कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपके दादा कौन है, आप दादा परदादा उनके पिताजी उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन उससे पीछे का भी आपसे पूछ लिया जाए कि उसके बारे में बताओ उससे पीछे क्या होगा, तो आप थोड़ा हिचकिचाओगे क्योंकि आपको पता नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वंशावली लेखन करने वाले, उनको इतिहासकार भी कहा जा सकता है जो वंशावली लिखते हैं, क्योंकि इतिहास में भी वंशावलियों का काफी प्रयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके पूरे वंश की जानकारी को वो सूक्ष्म तरीके से ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, जिसमें अक्षरों का प्रयोग भी किया जाता है और चिन्हों का या चित्रों का प्रयोग भी उसमें किया जाता है। जैसे आपका वंश वटवृक्ष बना दिया, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के अनेक पत्तियां होती है, तना हो जाता है, ये आपका परिवार मुखिया, इसमें अलग अलग पत्तियां, ये आपके पिताजी से आप पैदा हुए, ऐसे सारी चीजों का उसमें वर्णन किया हुआ होता है। ठीक है, तो अब टॉपिक है अपना वंशावली। मैंने समझा दिया कि किसी वंश के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले ग्रंथ को वंशावली कहा जाता है। इन वंशावलियों के माध्यम से हम हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पूर्वजों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, हमारे पूर्वजों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, इन वंशावलियों को लिखने का कार्य करने वाले लेखकों को अनेक नामों से जाना जाता था, जिनमें रावजी, जागा, भाट, ठीक है, और पंडित आदि नामों से इनको जाना जाता था। ठीक है, ये अपने कुछ वंशावली लिखे थे जिनको आम बोलचाल में अपनी भाषा में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। ये क्या करते थे, ये आप जैसे ये मूल स्थान पर रहते थे, वहां से आपके परिवार के समक्ष आते थे साल में एक बार। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे आज के समय में भी हरिद्वार से कहीं से कोई पंडित आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम आपके जो परिवार के पंडित हैं वो वहाँ पर रहते हैं, आपसे वो कुछ पैसे लेते हैं और आपके परिवार के बारे में वो जानकारी लेते हैं। या आप अपने घर पे भी पूछ लेना कि आपके जब घर में किसी की मृत्यु होती है और आप उसको अस्थि विसर्जन के लिए जब आप जाते हो, तो वहाँ पर आपके परिवार का वहाँ पर एक पंडित होगा, वही आपके उसका अस्थि विसर्जन करेगा और वहाँ पर आपके परिवार के सदस्यों से कुछ जानकारी मिलेगा कि आपके परिवार में कौन कौन खत्म हो गए या आपके परिवार में किस नए बच्चे या किसका जन्म हुआ है, वो उसके बारे में जानकारी लेकर वो उसमें वहाँ पर वो संक्षिप्त रूप से अपने वहाँ पर लिख लेगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति या तो आप उनके पास जाकर लिखवा सकते थे या वो खुद आते थे और एक निश्चित समय तक वो खुद आते थे आपके घर पे और एक निश्चित समय तक आपके परिवार के जो बड़े हैं उनके साथ बैठकर और उनसे जानकारियां प्राप्त करते थे और उन जानकारियों के माध्यम से वो आपके वंशावलियों के लिए आपके लिए वंशावली तैयार करते थे। ठीक है, अब उन्होंने जो वंशावली तैयार कर दी, उस वंशावली के स्थान पर हमें पता चलता था कि हमारे पूर्वजों का कुल कौन सा है, हम किस वंश से संबंधित हैं। ठीक है, हमारा धर्म क्या था, ठीक है, हमारी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी और हमारी सामाजिक स्थिति कैसी थी। इन सब चीजों के बारे में हमें वंशावली के माध्यम से पता चलता है। जैसे कि हम किस कुल से संबंधित हैं, आज जो अभी जैसे विवाद उठा कि राम का कोई अभी अयोध्या पेट्रोल उठा, तो उसमें आपने सुना होगा एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया क्या कोई राम का वंशज जीवित है, तो इन वंशावलियों के माध्यम से जयपुर राजघराने ने तय कर दिया या ये कथन सिद्ध कर दिया कि हम भगवान राम के वंशज हैं। उन्होंने वंशावलियों को साक्ष्य के तौर पर वहां पर पेश किया। और आपको ये भी बता दूं कि भारत साक्ष्य अधिनियम 1875 के तहत इन वंशावलियों को न्यायिक साक्ष्य के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा धर्म हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का धर्म कौन सा था। इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया उन लोगों को अगर वापस अपने धर्म में लाना है तो वंशावलियों के माध्यम से उनको बता सकते हैं कि
उन वंशावलियों के माध्यम से उनको बता सकते हैं कि प्राचीन समय में या पूर्व में आपके पूर्वजों का धर्म कौन सा था। ठीक है, फिर राजनीतिक स्थिति, इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उनको कोई राजनीतिक पद प्राप्त था या वो सामान्य वर्ग में ही जीवन यापन करते थे। आर्थिक स्थिति कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी या वो साधारण कृषि कार्यों में ही लगे रहते थे। सामाजिक स्थिति कि समाज में क्या हमारे पूर्वजों को उच्च पद प्राप्त था या हम निम्न वर्ण के लोगों के साथ ही रहते थे। इन सब की जानकारी हमें वंशावलियों के माध्यम से प्राप्त होती है। अब अपना अगला टॉपिक है, दो टॉपिक क्लियर हो गए, भारतीय संस्कृति का विस्तार और दूसरा हो गया वंशावली। अब अपना तीसरा टॉपिक है शैल चित्रकला। तीसरा टॉपिक आ गया शैल चित्रकला। छोटा सा टॉपिक है लेकिन कुछ चीजें पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। काफी बार ये एग्जाम पूछ लिया जाता है कि शैल चित्रकला क्या है। तो हुआ क्या है कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर जब उच्च पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय मानव गुफाओं को जैसे चट्टानों से बने हुए कुछ गुफाएं जिनको शैलाश्रय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शैलाश्रय। ठीक है, शैलाश्रय कह सकते हैं या इनको कह सकते हैं गुफाएं। ठीक है, कुछ पुरापाषाण काल में जब मनुष्य इन शैलाश्रय या गुफाओं में निवास करता था तो वो अपना दिनचर्या व्यतीत करने के बाद में अपने दिन में जितने भी कार्य करता था वो रात को जाकर अपनी गुफाओं में बैठ जाता था। तो गुफाओं में बैठे रहने के बाद में इन गुफाओं की दीवारों पर उसके द्वारा जो चित्रकारी की जाती थी उस चित्रकारी को क्या कहा जाता था? शैल चित्रकला। कौन सी चित्रकला? शैल चित्रकला। सीधा सा ले सकते हैं कि प्राचीन समय में मानव के द्वारा जिन शैलाश्रयों में निवास किया जाता था, उन शैलाश्रयों में निवास करते हुए उनके द्वारा उस शैलाश्रय की दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती थी उसको शैल चित्रकला कहा जाता था। इस शैल चित्रकला के अंदर ज्यादातर चित्र होते थे शिकार के। किसके? शिकार के। कि दिन में उसने जो जो कार्य किए हैं उनको वो चित्र के माध्यम से वहां पर उन दीवारों पर दर्शा देता था। इनमें सर्वाधिक अगर किसी रंग का प्रयोग हुआ वो हुआ है लाल व गेरुए रंग का। कौन से रंग का? लाल व गेरुए रंग का उसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हो गया अपना चित्रकला। इस शैल चित्रकला के जो प्रमुख स्थल हैं हमें प्राप्त हुए उनमें सबसे प्रसिद्ध है भीमबेटका। कौन सा स्थल है? भीमबेटका। ये एमपी में है। यहाँ के शैल चित्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये अपना हो गया तीसरा टॉपिक शैल चित्रकला। फिर से समझा देता हूँ कि प्राचीन समय में जब मानव गुफाओं में या शैलाश्रयों में निवास करता था तो उन गुफाओं की दीवारों पर उसने जो चित्र बनाए जो लाल और गहरे रंग के होते थे उन्हें शैल चित्र कहा जाता था। ये चित्र मुख्यतः शिकार पर आधारित थे और विश्व प्रसिद्ध शैल चित्र हमारे भीमबेटका एमपी में स्थित है। अब अपना अगला टॉपिक है